नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में आखिरी पड़ाव खत्म हुआ। अब कल बुधवार को सुबह यात्रा नूंह के मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेगी। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिले में पहुंचना शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अजय सिंह यादव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य पार्टी प्रमुख उदय भान, नवनियुक्त राज्य प्रभारी शक्ति सिंह गोयल सहित अन्य लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वित्त विभाग को पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ओपीएस के संबंध में कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पहली कैबिनेट बैठक में पूरा किया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है ताकि व्यवहार्य और व्यापक ओपीएस तैयार किया जा सके। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण क्वारंटीन में रह रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का सियासी झगड़ा क्या खत्म होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अलवर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ हुई बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और ये लगभग 30 मिनट तक चली। बता दें, राहुल गांधी ने इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस के लिए एसेट हैं। मालूम हो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच पिछले 2.5 साल से सियासी अदावत चल रही है। कुछ दिन पहले गहलोत के सचिन पायलट के द्वारा साल 2020 में की गई बगावत को गद्दारी का नाम दिए जाने के बाद यह अदावत फिर से तेज हो गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे वाला रहा। इस दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्पीकर को 51 सूत्रीय अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। अब बुधवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2011 के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इस तरह का ये पहला प्रस्ताव है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा, हमने 300 से अधिक पॉइंट्स एकत्रित किए और जांच के बाद 51 बिंदुओं पर चर्चा को अंतिम रूप दिया। आवास, शिक्षा समेत केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के मामले शामिल किए गए हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला भी इसमें शामिल किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने आज 20 दिसंबर को खबर दी है कि संसद का मौजूदा सत्र एक हफ्ते पहले खत्म हो सकता है। एएनआई ने बीजेपी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक का हवाला देते हुए सूत्रों का उल्लेख कर कहा है कि सत्रावसान 23 दिसंबर को हो सकता है। मालूम हो कि विपक्ष लगातार सरकार पर चीन को लेकर चर्चा करने का दबाव बना रहा है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र एक हफ्ता पहले 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बता दें, 2020 से अब तक 6 सत्र हो चुके हैं और हर सत्र तय समय से एक हफ्ते पहले खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और उनसे माफी की मांग की गई। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा था, हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी, बीजेपी वालों का कुत्ता भी मरा क्या, लेकिन वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। इसी बयान पर राज्यसभा में बीजेपी की ओर से हंगामा किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बेबुनियादी बातें रखी, असत्य रखा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और माफी की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि खड़गे को बीजेपी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। वहीं इसका जवाब देते हुए राज्यसभा में खड़गे ने कहा, मैंने जो कहा वो संसद के बाहर का, और दूसरी चीज मैं अभी भी वो कह सकता हूं कि आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का कोई रोल नहीं था, ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। खड़गे ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान माफ़ी मांगने वाले लोग उन लोगों से अब माफ़ी की मांगने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान राज्यसभा में फिर से हंगामा होने लगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने को लेकर हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़े होकर सदस्यों को सख्त लहजे में चेताया। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि इस तरह के व्यवहार के कारण हमारा सम्मान कम होता है। हम एक बहुत बुरा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। बाहर के लोगों का मोह भंग हो गया है। उन्होंने सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह कितना दर्दनाक परिदृश्य है।
मेरा विश्वास करें, 135 करोड़ लोग हम पर हंस रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम किस स्तर तक गिर गए हैं। खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर बीजेपी के सांसदों के हंगामे के दौरान धनखड़ ने कहा, हो सकता है कि आवेश में आकर सदन के बाहर कुछ कहा गया हो। जो कहा गया था उस पर 2 अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जब सदन के नेता बोलते हैं हंगामा किया जाए। क्या ये जैसे को तैसा है? उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं। नेपाल के ड्रग नियामक ने 16 भारतीय दवाई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनमें बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। ये कंपनी पतंजलि नाम के ब्रांड के उत्पादों का निर्माण करती है। नेपाल के दवा नियामक प्राधिकरण के संतोष केसी ने कहा, ये दवा कंपनियां WHO की ओर से निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल रहीं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी कर नेपाल के लोकल एजेंट जो कि ये दवाइयां सप्लाई करते हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस लेने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को मंगलवार को भावनगर पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गोपाल इटालिया को विधानसभा चुनाव के दौरान 2 सितंबर को द्वारका में एक चुनावी सभा को लेकर दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। शिकायत दर्ज कराने वाले एक भूमि व्यापारी के अनुसार इटालिया ने भगवान कृष्ण की तुलना राक्षसों से की और इस तरह उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। भावनगर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी खुद गोपाल इटालिया ने ट्वीट के माध्यम से दी। इटालिया ने लिखा कि गुजरात की जनता द्वारा भ्रष्ट भाजपा को दिए पूर्ण बहुमत की नई सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। भावनगर पुलिस ने आज मुझे गिरफ्तार किया। मेरी खुद की दादी मां का कल निधन हुआ है। पूरा परिवार दुखी है, लेकिन भाजपा ने मुझे अरेस्ट कर लिया। शायद यही काम के लिए बहुमत मिला होगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता अजय राय को नोटिस भेजा है। आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि उसने मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट देखी हैं। बयान अपमानजनक है और आयोग ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता है। महिला आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए राय को 28 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। बता दें, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। उनके कार्यकाल में अमेठी की जनता को कुछ नहीं मिला। ये कहते हुए राय ने दावा किया कि गांधी परिवार के कई सदस्यों ने अमेठी की सेवा की है और वो परिवार वहां से हटेगा नहीं। राहुल गांधी डंके की चोट पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अजय राय के खिलाफ इस मामले में सोनभद्र के सदर कोतवाली पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अजय राय अपने बयान पर कायम है। अजय राय ने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और लटके झटके बनारस की आम बोलचाल की भाषा है। उन्होंने कहा कि जनता अपने नेता को इसलिए चुनती है कि वो क्षेत्र का विकास करेगा। अजय राय ने कहा कि आप सुख दुख में साथ नहीं रहेंगे, क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। वहां की पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, कल कारखाने बंद पड़े हैं, भेल का कारखाना बंद पड़ा हुआ है, ट्रिपल IT का काम रुका हुआ है। जनता आपको अपने बीच में चाहती है। केवल आए और घूम कर चले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लटके झटके ही बोला गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। वसूली का यह निर्देश राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। कहा गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया है। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले कई महीनों से लगातार तनातनी चल रही है। पिछले महीने उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वो जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। ये आरोप लगाया गया था कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। DDDC को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के SDM ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष के दफ्तर को सील कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाने के निर्देश पर पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपराज्यपाल के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इस तरह का कोई आदेश पारित करें और इस तरह के आदेशों की कोई कीमत भी कानून की निगाह में नहीं है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल अपनी आधिकारिक चिट्ठी में उन तर्कों को रख रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता पिछले 1.5 साल से रोज अपनी बहस में देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम ने अपने विज्ञापन दूसरे राज्यों में दिए हैं और इनकी कीमत 22,000 करोड़ है।
इस दौरान उन्होंने इन बीजेपी शासित राज्यों के दिल्ली के अखबारों में छपे विज्ञापनों को भी पत्रकारों के सामने रखा। भारद्वाज ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 22,000 करोड़ रुपए कब वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि वो 22,000 करोड़ रुपए कब राज्य सरकारों को वापस करेगी और तब हम 97 करोड़ रुपए दे देंगे। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें दिल्ली में अपना विज्ञापन क्यों प्रकाशित करवाती हैं और इसका पैसा बीजेपी से कब वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे दिल्ली के लोगों के कामों को रोका जा सके। 100 से अधिक दिन तक चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में अपना आखिरी पड़ाव तय करेगी। यात्रा आज मंगलवार सुबह कटिघाटी से शुरू हुई है और रात्रि विश्राम बीजवा गांव में करेगी। इसके बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। बता दें, राजस्थान पहला कांग्रेस शासित राज्य है जहां से यात्रा गुजरी है। यात्रा ने 4 दिसंबर की शाम राजस्थान में प्रवेश किया। 17 दिन राज्य में रहने के बाद कल हरियाणा प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, इसके बाद 24 दिसंबर की शाम को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कड़ी सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही कई भारत यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी। 2024 को लेकर नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इस बीच रुक रुक कर उनके नाम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी पेश किया जाता रहा है। अब जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार की तस्वीर को ट्वीट कर लिखा, देश मांगे नीतीश। कुशवाहा ने लिखा, देश को बिहार का कायाकल्प करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार है। बता दें, नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले ही बीजेपी के साथ सरकार गिराकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है। इसके बाद से ही वो विपक्षी एकता और 2024 में मोदी के खिलाफ एक मुख्य फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। कई बार उनके समर्थक नेता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार सबसे अनुभवी नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त हैं। सरकार ने मंगलवार को अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे करने और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 3 यूट्यूब चैनलों को समन किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 3 यूट्यूब चैनल न्यूज हेडलाइंस, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव टीवी न्यूज चैनलों और अन्य न्यूज एंकरों के थंबनेल और तस्वीरों का उपयोग दर्शकों को ये भरोसा दिलाने के लिए कर रहे थे कि उनके द्वारा साझा की गई खबरें प्रामाणिक थीं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा, ये यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, ईवीएम और कृषि ऋण माफी सहित अन्य के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैलाते हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में मंगलवार को एक बार फिर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। दरअसल फिरोजपुर के जीरा के मंसूरवाल गांव में चल रही शराब फैक्ट्री के विरोध में किसान पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि शराब की फैक्ट्री से यहां का पानी खराब हो रहा है और वो लोग शराब की फैक्ट्री को बंद करवा कर ही पीछे हटेंगे। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने किसानों के धरने को अवैध बताया था। पुलिस ने भी किसानों को सरकारी काम में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी है, लेकिन बावजूद इसके कई किसान संगठन इस धरने में जुटते जा रहे हैं। मंगलवार को जब किसान संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर जाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसे लेकर किसान संगठनों से जुड़े नेता भड़क गए और पुलिस से उनका आमना सामना हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के आगे सरकारी बसें खड़ी कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और विशेषज्ञ फिर से संकट के संकेत दे रहे हैं। इस बीच भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जो खत लिखा है उससे चिंताएं बढ़ती हुई दिखती हैं। खत में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई कदम उठाने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को लिखे खत में कहा है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए पॉजिटिव मामलों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयार रहना जरूरी है ताकि वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। इस पत्र में कहा गया है, इस तरह की कवायद देश में नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और इसके लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सुविधा मुहैया कराएगी। बता दें, भारत में हर रोज संक्रमण के मामले 100 से 200 के करीब आ रहे हैं। एक दिन पहले देश में करीब 130 और 2 दिन पहले 150 मामले आए थे, लेकिन कई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। इसके कारण ही भारत में चिंताएं बढ़ी हैं।
कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं। महामारी विज्ञानी का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और दुनिया की 10% आबादी के संक्रमित होने की आशंका है और लाखों लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वू जुन्यो ने कहा है, कोरोना संक्रमण अगले साल मार्च के मध्य तक तेजी से बढ़ेगा और इन 3 महीनों में 3 लहरों से पूरा देश प्रभावित होगा। जनवरी 2021 में अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हुई हिंसा के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई आरोप तय किए गए हैं। हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एक कमेटी ने कांग्रेस की आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने, अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने, झूठे बयान देने, उकसाने और विद्रोह करने के आरोप तय किए हैं। अब न्याय विभाग को यह तय करना है कि ट्रंप या अन्य पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। इस कमेटी ने सोमवार को अपनी अंतिम बैठक की थी। इसके बाद जवाब में ट्रंप ने कहा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और ये उन्हें साल 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकने की कोशिश है। ट्रंप ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जा चुका है और महाभियोग भी, लेकिन वो जीत गए थे। ट्रंप ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाने का यह पूरा प्रयास महाभियोग की ही तरह है और ऐसा उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी को दरकिनार करने की पक्षपातपूर्ण कोशिश है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही उसी के घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया कर दिया। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 304 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 354 रन बनाए और 50 रनों की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 216 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड ने 2 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 74 रनों से जीता और दूसरा टेस्ट 26 रनों से जीता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।